Sabji, let's discuss the antenatal patients investigations and advice. So फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं? पहला तो इन्वेस्टिगेशन ABO RH का होता है, यानी ब्लड ग्रुपिंग का। तो अगर फीमेल RH नेगेटिव है और उसके हस्बैंड की RH टाइपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि RH नेगेटिव फीमेल अगर है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो फिर हाई कैटेगरी के रिस्क में आता है। देन सेकेंड, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रेट एंड ब्लड पिक्चर लेना होता है, MCV लेना होता है, दैट इज़ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और CBC लेना होता है, टोटल ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। सो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग CBC को 4 टाइम्स करना होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, टोटल 4 टाइम्स हमको करना होता है। एंड हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम % अगर आता है तो अनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम % आता है तो सीवियर अनीमिया इन प्रेगनेंसी कहलाता है। तो ये दोनों ही एक्चुअली सीवियर अनीमिया इन प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आता है। देन ब्लड पिक्चर, अगर माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक रेड सेल्स दिख रहे हैं उसमें तो वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को इंडिकेट करता है। मैक्रोसाइट्स अगर दिख रहा है तो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स अगर दिख रहा है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। देन MCV हम लेते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये हम क्यों लेते हैं? डिफ्रेंशिएट करने के लिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया में। सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में MCV जो है उसकी वैल्यू आती है लेस देन 80 फेमटोलीटर, और जबकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया में MCV की वैल्यू ग्रेटर देन 115 फेमटोलीटर आती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, मीन साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है RBC का, इसलिए ज़्यादा आती है। नाउ थर्ड टेस्ट जो हम करते हैं वो टेस्ट फॉर सिफिलिस होता है। तो इसमें RPR टेस्ट हम करते हैं या फिर VDRL टेस्ट करते हैं। एंड हेपेटाइटिस BS एंटीजन का भी टेस्ट करते हैं, इवन अगर फीमेल वैक्सीनेटेड है तो भी हम ये टेस्ट करते हैं। देन HIV स्क्रीनिंग करते हैं, फीमेल वैसे इससे ऑप्ट आउट कर सकती है, ऑप्शनेबल रहता है, तो इसमें ऑप्शनल रहता है, ये ज़रूरी नहीं रहता। ना स्क्रीनिंग क्या रहती है? स्क्रीनिंग के लिए ELISA टेस्ट करते हैं HIV स्क्रीनिंग में, एंड देन अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। ना रूबेला सब्सेप्टिबिलिटी स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो फीमेल अगर टेस्ट करे फॉर प्रेजेंस ऑफ IgG एंटीबॉडी टू रूबेला, उसके लिए टेस्ट करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर ये इंडिकेट करता है कि वो रूबेला इन्फेक्शन के लिए इम्यून है, और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो ससेप्टिबल होती है फीमेल रूबेला के लिए। बट ऐसा नहीं है कि हमको वैक्सीन लगा देना है प्रेगनेंसी में क्योंकि ससेप्टिबल है तो, क्योंकि रूबेला वैक्सीन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। तो रूबेला वैक्सीन हम लगाएंगे, लेकिन वो सिर्फ बाद में लगाएंगे, प्रेगनेंसी के बाद, फ्यूचर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए लगाएंगे। सो अगर हम रूबेला वैक्सीन देना चाहते हैं तो टिल 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, उसके बाद ही हम दे सकते हैं। ना स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है 7th इन्वेस्टिगेशन। तो एज़ पर डिप्सी गाइडलाइंस क्या है कि उसमें फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ही करना होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट, ताकि हम डायग्नोस कर सके गेस्टेशनल डायबिटीज़ को, और फिर हमको रिपीट करना होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग को 24 to 28 वीक्स में। और ये क्यों करना होता है? ताकि हम डायग्नोस कर सकें गेस्टेशनल डायबिटीज़ को, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता है उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पर। ना 8th इन्वेस्टिगेशन जो हमको करना होता है यूरिन में, वो होता है रूटीन यूरिन टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपी यूरिन टेस्ट, एंड थर्ड प्रोटीनूरिया टेस्ट। सो रूटीन माइक्रोस्कोपी हर ट्राइमेस्टर में किया जाता है, जबकि प्रोटीनूरिया डिपिस्टिक से किया जाता है। एंड यूरिन कल्चर को आइडियली लिया जाना चाहिए, क्यों लेते हैं एक्चुअली उसका रीज़न क्या होता है यूरिन कल्चर को लेने का? ताकि हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकें। और सारे सेंटर्स में वैसे ये फैसिलिटी नहीं होती है। नोट करने वाली एक चीज़ है कि रूटीन स्क्रीनिंग जो टॉर्च इन्फेक्शन
या फिर टॉर्च टेस्टिंग के लिए एडवाइजेबल नहीं रहती है इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे। और इवन अगर किसी फीमेल की हिस्ट्री या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की तो भी ये टेस्ट रेकमेंडेड नहीं रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो जब भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं तो ऊपर दिए गए इन्वेस्टिगेशंस के अलावा और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। तो वो कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं? एक तो एनियोप्लाइडी स्क्रीनिंग होती है जो कि 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज़ में की जाती है। एंड देन नेशनल गाइडलाइन टेस्टिंग आती है। नेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाइपोथायरॉयडिज्म की टेस्टिंग की जानी चाहिए फीमेल में जो कि रिस्क पे हैं। देन सब क्लिनिकली हाइपोथायरॉयडिज्म की भी स्क्रीनिंग की जाती है। वैसे ये करेंटली रिकमेंडेड नहीं है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं। तो इसमें रिस्क क्या इंक्लूड होता है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है प्रेगनेंसी में? तो मैटरनल ये रिस्क रहता है, मदर को क्या रिस्क रहता है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क रहता है, स्टिल बर्थ का रिस्क रहता है, प्री एक्लेम्सिया का रिस्क रहता है, एब्रेशियो प्लेसेंटिया का भी रिस्क रहता है। देन फीटल यानी बच्चे को क्या रिस्क रहता है? IUGR इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का रिस्क रहता है, प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क और डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एंड मेंटल रिटार्डेशन का। देन इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की? सो ये उन पेशेंट्स में रिकमेंडेड रहता है जो कि एक तो रिसाइड कर रहे मॉडरेट टू सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी एरिया में, दूसरा उनकी हिस्ट्री है प्रायर थायराइड डिसफंक्शन की या फिर गॉइटर की हिस्ट्री है अगर, देन अगर मेंटल रिटार्डेशन की हिस्ट्री है, देन रिकरेंट मैरिज है अगर, एंड हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी अगर है तो। देन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? TSH लेवल लोअर होता है, ऐसे ही लोअर देन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? 0.1 से 2.5 ml यूनिट पर लीटर होता है TSH का लेवल। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में 0.2 से लेकर 3 ml यूनिट पर लीटर रहता है, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। देन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इसमें सेरम TSH जो है बिटवीन 2.5 एंड 10 ml इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आता है और फ्री T4 कंसनट्रेशन जो है वो नॉर्मल रहता है। देन नेक्स्ट ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इसमें सेरम TSH जो है ग्रेटर देन 2.5 to 3 ml आता है एंड उसमें फ्री T4 लेवल्स जो है वो लो रहते हैं। एंड TSH लेवल अगर ग्रेटर देन 10 ml इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्री T4 ये ओवर्ट हाइपरटेंशन कहलाता है। ना मैनेजमेंट कैसे करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रेगनेंसी में? तो ये तो लीवोथायरॉक्सिन सोडियम एक दिया जाता है, वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। एंड TSH लेस देन 2.5 रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड लेस देन अगर 3 रहता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो फिर कोई भी फर्दर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड कंडीशन, अगर TSH बिटवीन 2.5 और 3 to 10 रहता है तो फिर 25 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोथायरॉक्सिन पर डे देते हैं हम। एंड अगर TSH ग्रेटर देन 10 होता है तो फिर स्टार्ट करते हैं हम 50 माइक्रोग्राम ऑफ लीवोथायरॉक्सिन पर डे पे। अब वंस एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया ना तो TSH लेवल्स को देखकर हम फिर देखते रहते हैं, रिपीट करते हैं आफ्टर 6 वीक्स ऑफ स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रीटमेंट। तो 6 वीक्स में हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। ना USG कैसे करते हैं प्रेगनेंसी में, कब करते हैं? एक तो डेटिंग वायबिलिटी स्कैन होता है, डेटिंग या फिर वायबिलिटी स्कैन जो कि 6 to 8 वीक्स में किया जाता है। दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसलूसेंसी स्कैन जो कि 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज़ में किया जाता है। थर्ड एनोमली स्कैन होता है जो कि 18 to 20 वीक्स में किया जाता है, इसको बुकिंग स्कैन या टारगेट स्कैन भी बोलते हैं। देन फोर्थ ग्रोथ स्कैन होता है जो कि 30 to 32 वीक्स में किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम ईको भी करते हैं 22 to 24 वीक्स में। एंड अगर प्रेगनेंसी में सिर्फ एक स्कैन करना है, कर सकते हैं हम, तो फिर क्या सबसे ज़रूरी स्कैन होता है? एनोमली स्कैन होता है जो कि हर प्रेग्नेंट फीमेल में किया जाना चाहिए। ये स्कैन तो इम्पॉर्टेंट ही है, बाकी करें या ना करें इसको करना ज़रूरी होता है।
नाउ प्रेगनेंसी के रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसिडर की जाती है, ये नीचे है। सो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अगर LSCS है, देन BOH है, दैट इज़ बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है अगर, या प्रेजेंट हिस्ट्री है सिस्टमिक इलनेस की। देन नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है अगर एज लेस देन 20 ईयर्स है या फिर ग्रेटर दैन 35 ईयर्स है। देन नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, हाई BP, दैट इज़ हाइपरटेंशन अगर है। इसके बारे में और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।